हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम था सेट्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसका यूज आपको मिलता रहेगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे 12th के बाद तो उसमें भी आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें दो वर्ड यूज हो रहा है। एक वर्ड है रिलेशंस और एक वर्ड क्या है, फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस और फंक्शंस। तो ये हमारा दो डिफरेंट टॉपिक्स है। फंक्शंस को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें फंक्शंस अच्छे से समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशंस। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस का स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। जैसे ये कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेशंस है तो इसके अंदर है फंक्शंस। ठीक है, मीन्स यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस नीड नॉट बी फंक्शंस। उसी को हम लोग कहते हैं कि फंक्शन इज ए पर्टिकुलर या स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। और रिलेशन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर दो सेट की बात किया जाए, सपोज करिए एक सेट ए हमें दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे एक सिंबल क्रॉस का। ठीक है, क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, या आप इसको पढ़ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ और समझना होगा, वो है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स या सिंपली ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको हमें समझना है। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करें तो ये जो हमने क्रॉस सिंबल यूज किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ये क्या है, एक ऑपरेशन ऑन सेट सी है। ऑपरेशन ऑन सेट है। जैसे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं सेट के ऊपर, क्या क्या पढ़ चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक और सिंबल हम यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे, ऑपरेशन एक और है यूज, एक क्रॉस बी। क्रॉस ऑपरेशन यूज हो रहा है किसके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो फंक्शंस तक अगर हमें पहुँचना है तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट से, या कहिए ऑर्डर्ड पेयर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम सीक्वेंस में ऐसे ही चीज़ों को पढ़ेंगे, पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, एंड देन रिलेशंस पढ़ेंगे, एंड फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स का कह लीजिए कलेक्शन है, दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और ऑर्डर्ड मीन्स एक डेफिनिट ऑर्डर में रखे हुए हैं दोनों एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप कहिए, या नंबर्स। ठीक है, नंबर्स तो स्पेशल हो जाएगा एक, तो हम कहेंगे इसको ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन में हम लोग कहेंगे ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स टेकन इन डेफिनिट ऑर्डर। अगर दो ऑब्जेक्ट का हम लोग एक कलेक्शन करें डेफिनिट ऑर्डर में तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हो गया, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट।
जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने रखा उसको फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने रखा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, इनका आर्डर डेफिनिट है, मीन्स पहले पोजीशन पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, दूसरे वाले पोजीशन पे सेकंड ऑब्जेक्ट, और इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये एक हो गया हमारा आर्डर्ड पेयर, ये हमारा क्या हो गया, एक आर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एक, अगर नंबर्स ले लें ए और बी कोई नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो ए कामा बी, और इसमें हमने यूज कर लिया स्मॉल ब्रैकेट, तो ये अब क्या पढ़ा जाएगा, आर्डर्ड पेयर ए कामा बी, ठीक है। आर्डर्ड पेयर ए कामा बी। अब यहाँ पे देखिए आर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसको आपने लिख दिया, जो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ उसको फर्स्ट पे आपने लिख दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड पोजीशन पे, तो ये जो आर्डर्ड पेयर है, ये जो आर्डर्ड पेयर ए कामा बी है, वो आर्डर्ड पेयर बी कामा ए के इक्वल नहीं होगा इन जनरल, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक आर्डर्ड पेयर 5 कामा 4, और यहाँ पे अगर हम लिख दें आर्डर्ड पेयर 4 कामा 5, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, ठीक है। ये जो आर्डर्ड पेयर अगर नंबर्स का हम लोग ले रहे हैं, रियल नंबर्स का, x कामा y टाइप का, तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट इंडिकेट करते थे, आपको याद होगा r स्क्वायर में, ठीक है, प्लेन में हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट इंडिकेट करते थे x कामा y, आर्डर्ड पेयर वो भी होते थे। तो ये x कामा y क्या है, जहाँ x और y हमारे रियल नंबर्स हैं, तो ये आर्डर्ड पेयर x कामा y हमें बता रहा है एक पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब जैसे 5 कामा 4 अगर हमें इंडिकेट करना होता तो हम क्या करते, यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे। तो 5 कामा 4 इंडिकेट करना है, 5 से ऊपर जाएंगे 4 के राइट में, तो ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 5 कामा 4। लेकिन अगर 4 कामा 5 इंडिकेट किया जाए, इसका पोजीशन देखा जाए प्लेन में क्या है, तो 4 से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ आप जाएंगे और 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन राइट में जहाँ कट करेगा, ये आपका पॉइंट हो गया 4 कामा 5। आप देखिए प्लेन में तो ये 4 कामा 5 और 5 कामा 4 दोनों का डिफरेंट पोजीशंस है, दोनों का पोजीशन क्या है, डिफरेंट, ठीक है। ऐसे भी आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों जो आर्डर्ड पेयर हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल पॉइंट नहीं, मीन्स कोइंसाइड अगर होते तो सेम एक ही पॉइंट हो जाता है, यहाँ कोइंसाइड ना होने की वजह से दोनों आर्डर्ड पेयर डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए। एक चीज़ तो आपने ये देखा कि आर्डर्ड पेयर ए कामा बी इन जनरल आर्डर्ड पेयर बी कामा ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जैसे 5 कामा 4 ये आपका जो आर्डर्ड पेयर है, ये आर्डर्ड पेयर 4 कामा 5 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे आर्डर्ड पेयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, याद रखिएगा। ये ऐसा मत समझिएगा कि आर्डर्ड पेयर ए कामा बी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट यूज करके ए कामा बी, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, ऐसा कभी मत सोचिएगा आप, ये दोनों चीज़ें कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये आपका देखिए एक सेट लिखा हुआ है, ये ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए कामा बी, और इसको आप इस तरीके से भी लिख दोगे ना, बी कामा ए टाइप से लिख दोगे तो भी हमें इक्वल सेट मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं सेट थ्योरी में कि आर्डर अगर चेंज कर देंगे तो हमारा सेट चेंज नहीं होगा, एलिमेंट्स बस चेंज आप मत करिए। तो ए कामा बी सेट लिखो या बी कामा ए सेट लिखो, दोनों सेम सेट है, इक्वल सेट है। जबकि ये जो आर्डर्ड पेयर ए कामा बी है, इसमें हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसका आर्डर चेंज करके बी कामा ए नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होगा। तो ब्रैकेट पे बहुत विशेष आप ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी लिखा हुआ है तो ये पढ़ेंगे आप आर्डर्ड पेयर है ए कामा बी, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट ए कामा बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स सेट लिखा हुआ है, सेट ए कामा बी, ऐसा सेट लिखा हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन हमने क्या बताया आर्डर्ड पेयर का, ए पेयर, आर्डर्ड पेयर इज ए पेयर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिए, आर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स
ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स टेकन इन डेफिनिट ऑर्डर, टेकन इन डेफिनिट ऑर्डर। तो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को आप डेफिनिट ऑर्डर में ले लेंगे, तो जो हमें पेयर मिलेगा उस पेयर को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ए कामा बी, ये क्या हो गया, ये हो गया इज एन ऑर्डर्ड पेयर, इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है जहाँ पे ए और बी कोई ऑब्जेक्ट हैं या एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट अगर है तो किसी सेट का हो सकता है, एलिमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, ये किसी सेट से ही आ रहे हैं आपके ए और बी जो हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी हो गया। अब इसमें देखिए कुछ नेम है। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंट्री। ये जो पहले लिखा हुआ है पहला नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंट्री। और जो दूसरे पोजीशन पे लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एंट्री। या फर्स्ट एंट्री बोलिए, या तो आप क्या बोलिए फर्स्ट कंपोनेंट, या इसको आप क्या बोलिए फर्स्ट कंपोनेंट, या इसी को ऐसे ही सेकंड कंपोनेंट आप बोल सकते हैं। ये सब इसके डिफरेंट नेम है, कैसे आप नाम पढ़ते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट पढ़िए, या तो कहिए फर्स्ट एंट्री है ये सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एंट्री है, या आप कभी कभी बोलते हैं इसको फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका, और ये आपका क्या है, सेकंड एलिमेंट। और कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी कभी कभी बोल देते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, है ना। तो इतना हम नेम यूज करेंगे यहाँ पे, या तो फर्स्ट एंट्री बोलेंगे, या तो फर्स्ट कंपोनेंट, या तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा इस ऑर्डर्ड पेयर का। और बी क्या है, सेकंड एलिमेंट है, या सेकंड कंपोनेंट है, या सेकंड एंट्री है। ठीक है, अब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। नोट में लिख लीजिए कुछ चीज़ें। नोट में ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए, ये जो बी कामा ए ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए कामा बी के इक्वल नहीं होगा इन जनरल। अब इक्वल कब होगा उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नोट नंबर 2, ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी है, इसको हम सेट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो सेट थ्योरी से ही आया है। इसको अगर सेट के फॉर्म में हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका उसको लिखिए सिंगलटन सेट में, सिंगलटन ए, एंड देन ए और बी दोनों का एक सेट बना लीजिए, ए कामा बी। ठीक है, और इसका एक सेट बना लीजिए। तो ये जो सेट है वो बताएगा आपको ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी। ऐसे ही अगर ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे बी लिखा हुआ है तो यहाँ बी लिखेंगे सिंगलटन सेट में। उसके बाद बी कामा ए, चाहे आप लिखिए चाहे इसको आप ए कामा बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में ए कामा बी लिखिए या बी कामा ए लिखिए, दोनों चीज़ें इक्वल होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब हम लास्ट चीज़ इसका डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर को इंडिकेट करना होगा तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हम किसके लिए यूज करते हैं, सेट को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज करेंगे, सेट को इंडिकेट करने के लिए। स्मॉल ब्रैकेट किसके लिए यूज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इससे ओपन इंटरवल से कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे इसको हम लोग ओपन इंटरवल ए कामा बी भी बोल रहे थे, तो वो ओपन इंटरवल से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जब ये सब वर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर रिलेशंस या फिर फंक्शंस, इन सब चीज़ों में, तो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि वो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी लिखा हुआ है या
ओपन इंटरवल ए कामा बी लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं कि कब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम भी है आपका, थ्योरम भी है, रिजल्ट कह लीजिए आप, रिजल्ट है आपका ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कामा डी। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लाई सिंबल यूज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ। रिजल्ट दोनों तरह से सही है, लेफ्ट वाला अगर आपके पास है तो राइट वाला मिल जाएगा, राइट वाला अगर आपके पास है तो लेफ्ट मिल जाएगा। कब इक्वल होगा ये? जब यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर ए कामा बी का फर्स्ट कंपोनेंट आप देख रहे हैं ए लिखा हुआ है, और ऑर्डर पेयर सी कामा डी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है? सी। जब ए इक्वल टू क्या हो जाए? सी, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। एंड सेकंड कंपोनेंट, पहले पेयर का सेकंड कंपोनेंट बी है, दूसरे पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या है? डी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला आपको? टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड पेयर, एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड पेयर। मीन्स ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? एंड, आर नहीं यूज हुआ है, एंड। मीन्स दोनों कंडीशंस चाहिए आपको, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी को। ठीक है, इसका अगर प्रूफ आपको करना है, प्रूफ तो आपके यहाँ है नहीं, प्रूफ अगर करना है तो सेट थ्योरी वाला हम डेफिनेशन यूज करते हैं। कौन सा डेफिनेशन यूज करते हैं? सेट थ्योरी का। जैसे अगर ऑर्डर्ड पेयर सपोज करो ए कामा बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कामा डी है, तो यहाँ सेट थ्योरी का डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी को क्या लिखेंगे? सिंगल्टन ए कामा सिंगल्टन वो डबल एलिमेंट वाला ए कामा बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सिंगल्टन सी एंड सी कामा डी का सेट एक बनाओगे। ठीक है, ये पूरा सेट बना लोगे। उसके बाद अब ये चीज़ें हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन सेट थ्योरी। अब दो सेट्स इक्वल हैं, तो यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो सिंगल्टन सेट के इक्वल कराएंगे, और ये जो डबल एलिमेंट वाला सेट है इसको डबल एलिमेंट वाले सेट के इक्वल कराएंगे हम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंगल्टन ए इक्वल टू सिंगल्टन सी, एंड ये जो डबल एलिमेंट है ए कामा बी, इसको डबल एलिमेंट वाले सेट के इक्वल करा देंगे सी कामा डी के। अब हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ सेट्स में पढ़ा हुआ है कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं सभी सेम एलिमेंट्स होंगे, जो पहले सेट में वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होगा। तो अगर सेट ए इक्वल टू सेट सी है, ठीक है, ये सेट है जिसमें ए है, एक ये सेट है जिसमें सी है, ये दोनों सेट इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ए इक्वल टू सी यहाँ से हमें मिल जाएगा, एंड अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू सी हो चुका है, यहाँ से ए इक्वल टू सी हो चुका है, तो बी किसके इक्वल होगा? बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा डी। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। एक ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कामा डी है, तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ऐसे इसका कन्वर्स भी आप कर सकते हो, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी है, तो एकदम इसका कन्वर्स आप लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सी है बी इक्वल टू डी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेट ए सिंगल्टन सेट ए इक्वल टू सिंगल्टन सेट सी, एंड यहाँ से मिल जाएगा ए कामा बी इक्वल टू सी कामा डी, एंड देन आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसके बाद आपको मिल जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कामा डी। लेकिन ये प्रूफ आपके यहाँ नहीं, इसलिए प्रूफ को हम बहुत क्लियरली नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे ही समझा दिया आपको। अब इसका यूज आपके यहाँ है, एप्लीकेशंस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व करना है। आज का टॉपिक बस यही इतना तक है, ऑर्डर्ड पेयर ही। ऑर्डर्ड पेयर को हमने समझ लिया है क्या क्या है, बस एक सिंपल सा रिजल्ट आपको मिला है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, और सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाए? सेकंड कंपोनेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें दिया हुआ है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इफ़ x माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू -1 कामा -5। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है
जो इसमें अननोन आपको दिख रहा है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। देन फाइंड, यहाँ देखिए x और y दो वेरिएबल आपको अननोन वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसी की वैल्यू बताइए। देन फाइंड x एंड y। तो इसका आंसर, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या हमारा, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हमें दिए हुए हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करा देंगे एंड सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करा देंगे। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिल गया x माइनस वन इक्वल टू माइनस वन एंड y माइनस टू इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, माइनस वन को राइट में ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस वन प्लस वन होके क्या हो गया 0 एंड यहाँ y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू माइनस फाइव प्लस टू हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो गया माइनस थ्री। तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू माइनस थ्री। आंसर में लिख देंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको क्या कराना है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करा देना है, सेकंड को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करा देना है। इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन दिया होगा एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल दिया उसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ साइन थीटा और यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू कास थीटा साइन अल्फा, या यहाँ कुछ और कर लीजिए कास अल्फा। ठीक है, देन फाइंड थीटा एंड अल्फा। ये हमें एक दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें थीटा और अल्फा बताना है। इसका आंसर लिखेंगे आप। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करा देंगे, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करा देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा एंड साइन अल्फा इक्वल टू कास अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अब आप इजीली निकाल सकते हो। इसको कास थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू, यहाँ कास थीटा डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, और इसमें कास अल्फा से डिवाइड करा दे रहे हैं तो साइन अल्फा अपान कास अल्फा हो गया, और यहाँ कास अल्फा से डिवाइड हो गया तो वैल्यू 1 हो गया। यहाँ आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1। और भी तरीका है, कास थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन के फॉर्म में, फिर कंपेयर कर लेंगे। अभी आपको चैप्टर 3 जब पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट्स और देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 10th में तो आपका एकदम बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री, है ना। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया साइन अल्फा अपान कास अल्फा, ये हो गया टेन अल्फा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 टेन कितने की वैल्यू होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टेन 45 की वैल्यू क्या होता है 1। और सेम ऐसे यहाँ पे भी टेन अल्फा इक्वल टू 1 है तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया टेन 45। अब दोनों तरफ एंगल कंपेयर कर लेंगे, फंक्शन हमारा सेम है टेन टेन, है ना, सेम फंक्शन है, तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया 45 डिग्री, और यहाँ से दूसरे वाले से अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल गया हमें 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, थीटा आ गया 45, अल्फ़ा आ गया 45। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस एंड फंक्शंस हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी लिखा हुआ है, तो ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर में ए को हम बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एंट्री, और बी को हम बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट या सेकंड एंट्री। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी लिखना है तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ना तो बिग ब्रैकेट यूज करेंगे और ना ही कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। थैंक यू एंड टेक केयर।